नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो उसके बना रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो 2-3 वीडियो में कवर हो जाती, लेकिन छोटा वीडियो पढ़ने में आसान होता है, इसलिए बना रहा है। आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। सारे नगर हमने पढ़ लिए हैं, 7 जो जिनको नगर की संख्या दी गई थी वो सारे पढ़ लिए थे। उसके अलावा पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो भारत के हों या फिर पाकिस्तान के, उनको भी हमने एक एक लाइन में उनकी विशेषता देख ली थी, फैक्ट देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन कि नगर थे कैसे। इसका काफ़ी पार्ट हम नगरों में भी पढ़ चुके हैं, वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे कि नगर एक्चुअल में थे कैसे, कैसी बसाहट थी, कैसी सड़कें थी, घर कैसे थे, घरों में अंदर क्या व्यवस्थाएं थी। ये सारी चीज़ें हम आज जल्दी से इसमें देखते हैं। नगर नियोजन देखने के बाद में फिर हम अगले क्लास में देख लेंगे उनका धार्मिक और सामाजिक पक्ष, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं नगर नियोजन। तो देखिए, जितने भी हमने सभ्यताकालीन सैंधवकालीन सभ्यता में जो भी नगर पढ़े हमने, तो 99% हमें नगर कैसे मिले, 2 टीलों में विभक्त हुए मिले। एक पूर्वी टीला होता था और एक पश्चिमी टीला होता था। ठीक है, ये 2 टीलों में हमें नगर मिले। इसको लिख देते हैं पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, और ये था हमारा पूर्वी टीला। ठीक है, इसको नगर कहते थे, नगर की संज्ञा दी गई थी। इसको दुर्ग कहते थे, दुर्ग या गढ़ी। ठीक है, जो पश्चिमी टीला होता था वो अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ऊंचा होता था। यहाँ पर पुरोहित, प्रशासनिक वर्ग के एलाइट लोग रहते थे। जो पूर्वी टीला होता था अपेक्षाकृत बड़ा लेकिन नीचा होता था। यहाँ पे जन सामान्य रहते थे, जैसे किसान, व्यापारिक वर्ग, जुलाहे, मजदूर वगैरह, और ऐसे आम लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, इनसे जुड़े कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हमने हड़प्पा में क्या देखा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमने क्या देखा कि जो पश्चिमी टीला है वो दुर्गीकृत है, मतलब रक्षा प्राचीर से या परकोटे से घिरा हुआ था। कई नगरों में ऐसा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमने स्पेशली पढ़ा था उसको, तो कई नगरों में ऐसा है जो पश्चिमी टीला है वो एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ये 4 दीवारी कैसी है, इसमें बाहर पक्की ईंट है, बाहर पक्की ईंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और अंदर कच्ची ईंट है। ठीक है, तो दुर्ग में या गढ़ी में कैसा मिलता है हमको, एक 4 दीवारी मिलती है, रक्षा प्राचीर मिलता है जिसमें बाहर पक्की ईंटों का और अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऐसा हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी मिलता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसको हटा दें, तो कुछ जगह हमें ऐसा देखने को मिला कि दोनों टीले दुर्गीकृत हैं। दोनों टीले हमें दुर्गीकृत देखने को मिले, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमें कहाँ कहाँ मिला दोनों टीले दुर्गीकृत देखने के लिए, लोथल और सुरकोतड़ा। ठीक है, हमें 2 नगर ऐसे मिलते हैं जहाँ दोनों टीले हमें दुर्गीकृत मिलते हैं। ये भी हो गया। इसको हटाते हैं, तो हमें कुछ जगह हड़प्पा काल में ऐसी भी दिखी हैं जहाँ दोनों ही टीले दुर्गीकृत नहीं हैं। ठीक है, कौन सी जगह थी वो जगह थी चन्हूदड़ो। ठीक है, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत कहाँ मिला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। लोथल और सुरकोतड़ा में दोनों टीले दुर्गीकृत थे, चन्हूदड़ो में एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं मिला है। ठीक है, क्लियर है, आपको फैक्ट याद होने चाहिए क्योंकि पहले बता चुका हूँ। फिर हम आगे देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं हम, तो फिर कुछ जगह ऐसी मिली जहाँ पे दोनों टीले पृथक पृथक रूप से रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसका अपना परकोटा अलग है, पश्चिमी टीले का, और पूर्वी टीले का परकोटा अलग है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, कालीबंगा में। ठीक है, ये 3-4 फैक्टों का कंटिन्यू रिवीजन होता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो 2 टीले तो लगभग जगह मिले हैं। एक जगह हमें बीच में एक और टीला मिला हुआ है जिसे मध्यमा कहा गया है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मध्यमा एक जगह मिला है, 3 टीले हो गए टोटल। मध्यमा कहाँ मिला है, धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में, और यहीं पर मध्यमा के पास में स्टेडियम था, याद होगा आपको। तो ये धौलावीरा में
मध्यमा मिलता है कालीबंगा में, दोनों टीले पृथक पृथक रूप से दुर्गीकृत हैं। चन्हूदड़ों में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। और लोथल सुरकोतड़ा में दोनों टीले दुर्गीकृत हैं एक साथ, एक ही रक्षा प्राचीर से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिर्फ पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन हो गया कि ऐसे नगर हुआ करते थे। ठीक है, नगरों का आकार कैसा था? भाई टीले तो थे, नगरों का आकार कैसा था? नगरों का आकार था आयताकार एवं वर्गाकार। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। तो आयताकार या वर्गाकार नगरों का आकार था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब नगर में थोड़ा और अंदर चलते हैं नगर के। तो हड़प्पा में हम देखते हैं जो नगर हैं, जैसे मान लीजिए ये हम आ गए पूर्वी टीले पे, नगर के एक हिस्से में आ गए। ठीक है, अब इसमें नगर नियोजन में सबसे इनकी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी सड़कें। सड़कें बड़ी उत्कृष्ट किस्म से इन्हें बनाई हुई थी। ऐसी सड़कें थी नगर में जो मुख्य सड़क थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। हमने मोहनजोदड़ो में देखा था, समकोण पे काट रही है। ये सड़क कैसी है? 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और जिस जगह काटती है यहाँ चौराहा बनता है। ये चौराहा क्या था? राजपथ। मोहनजोदड़ो में हमने पढ़ा था चौराहा था राजपथ, जिसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर की चौड़ाई थी। ठीक है, राजपथ आजकल वैसे चर्चा में भी है, क्योंकि राजपथ का जो दिल्ली में राजपथ है उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया जा रहा है, इसलिए। खैर, राजपथ हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो से। तो ये एक बड़ी चौड़ी मुख्य सड़क थी। इसके अलावा भी हम देखते हैं अगर तो कई सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई हमें यहाँ पर मिलती हैं सेंधवकालीन नगरों में, ऐसी। ठीक है, और फिर ऐसे ये। तो देखिए ये क्या हो गया, एक जाल आपको देखने में लग रहा है कि जाल बन गया, इसे ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड पद्धति है। तो नगर कैसे थे? ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। ग्रिड पद्धति से नगर बने हुए थे, अलग अलग सेक्टरों में विभक्त थे। जैसे हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो एक सेक्टर है उसका नाम VS दिया गया है, एक सेक्टर यहाँ उसका नाम HR दिया गया है। ठीक है, एक सेक्टर है उसका नाम DK दिया गया है। तो ऐसे विभिन्न सेक्टरों में ये अलग अलग सेक्टर हैं। आप अगर आपको देखना हो आज के अगर तारतम्य में बताऊँ तो आप गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप वगैरह खोलना और उसमें अपना जो चंडीगढ़ सिटी है उसका मैप आप देखना ऊपर से, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जूम करके नहीं, थोड़ा ऊपर से देखना, तो आपको चंडीगढ़ की भी स्थिति कैसी होगी। चंडीगढ़ बसाई हुई सिटी है। चंडीगढ़ के भी आपको जो सेक्टर हैं ऊपर से ऐसे ही दिखेंगे, कुछ कुछ हड़प्पा जैसे। अलग अलग सेक्टर में प्लांट सिटी है, पूरी अलग अलग सेक्टर में बनी हुई है। तो चंडीगढ़ को आप देखना तो आपको समझ में आएगा कि ग्रिड पद्धति क्या होती है, कैसे बनी है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये ग्रिड पद्धति में बटे हुए थे वहाँ के नगर, अलग अलग सेक्टर में बटे हुए थे। इन नगरों की एक विशेषता थी, ये मुख्य सड़कें हो गई। अब इनमें क्या थी? गलियां थी। इनमें फिर अंदर गलियां हैं। मुख्य सड़क है और उनमें फिर अंदर गलियां बनी हुई हैं सड़कों के बीच में। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो राजपथ है, राजपथ की चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। अन्य जो सड़कें हैं जो ये दिख रही हैं, अन्य सड़कें, इनकी चौड़ाई होती थी 2.7 से लेके 3.6 मीटर तक की। किनकी? इन सड़कों की, जो अन्य सड़कें हैं। ठीक है, जो घरों के लिए जा रही हैं जो सड़कें। और ये जो गलियां हैं, जो गलियां बनी हुई थी अंदर, उनकी चौड़ाई थी 1.8 मीटर। ठीक है, तो सारी व्यवस्था है। आप सोचिए, आप मतलब विजुअल कीजिए, इमेजिन कीजिए उस समय को, या आप ऐसे नगर में हैं। ये इसको मान सकते हैं ये मेन सड़क हो गई सिटी में आने की, बड़ी चौड़ी सड़क चौराहा है। यहाँ से अलग अलग सड़कें अलग अलग सेक्टर के लिए जा रही हैं। फिर उन सड़कों में से घरों में जाने के लिए गलियाँ बनी हुई हैं अलग अलग, और सबकी चौड़ाई 10 मीटर, 2.7 से 3.6 मीटर, और गलियों की 1.8 मीटर तक की यहाँ पे चौड़ाई पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अब यहाँ की एक विशेषता और थी कि जो घर थे, जो इस सेक्टरों में जो घर बने हुए थे, इनके दरवाजे, जैसे ये सड़क है, सड़क की तरफ ना खुल के गलियों की तरफ खुलते थे। इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, हाँ,
यहाँ मान लीजिए ये घर है, ये घर है, ठीक है, ये हो गई उसके सामने की सड़क, ठीक है, और यहाँ से ये हो गई पतली वाली गली, ठीक है, ये गली हो गई, इसको गली लिख देता हूँ, और ये सड़क, फिर यहाँ फिर एक और सड़क है और यहाँ पर भी सड़क है। तो ऐसा सड़क से घिरा हुआ है, ये बीच में गली है, ठीक है। तो जो घर थे हड़प्पा सभ्यता के, उनके दरवाजे सड़क की तरफ ना खुलकर यहाँ गली की तरफ खुलते थे। यहाँ दरवाजे होते थे, सड़क से आके गली में जाओ फिर अंदर घर में जाओ, ठीक है। एकमात्र इसका अपवाद है लोथल। लोथल में क्या है कि लोथल में दरवाजे सड़क की तरफ खुले प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ पर कि लोथल में हमें जो दरवाजे हैं नगर के वो सड़क की ओर मिले हैं, जबकि शेष अन्य नगरों में दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, ठीक है। आइए अब घर के अंदर चल के देखते हैं। ये तो आप समझ गए, जाल वगैरह, इसको मिटा देता हूँ ताकि ठीक से समझ में आ पाए। कुछ नहीं है, एक बार सबको समझना है, एक बार सबको दिमाग में बिठाना है कि कैसा नगर हुआ करता था। घर सभी के होते हैं तो आसानी समझ में आ जाना चाहिए। ये मान लीजिए ये घर था, ठीक है, ये उसकी मुख्य सड़क थी, सामने वाली सड़क, यहाँ से ये पतली गली, फिर ये सड़क, ये सड़क, ठीक है। तो क्या हो रहा है नगरों में, कहाँ खुल रहे हैं दरवाजे, गलियों की तरफ खुल रहे हैं। यहाँ दरवाजे हैं, ये मान लीजिए घर का दरवाज़ा है, ठीक है, ये घर का दरवाज़ा। अब चलिए घर के अंदर चल के देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था है घर के अंदर। घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर जाते से ही हड़प्पा में हम देखते हैं एक दीवार बनी हुई है। घर के एंट्रेंस के सामने ही एक दीवार बनी है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाएं और सामने कर्टन डला हो, तो एक ऐसी दीवार बनी हुई है। दीवार बनाने का मकसद ये है कि घर में जैसे कोई आता है, अगर अपरिचित या अननोन व्यक्ति, तो उसको आते से ही सुरक्षा की दृष्टि से घर में क्या हो रहा है वो ना देखे, घर की बहू बेटियां हैं वो एकदम से क्या हो रहा है ऐसी चीज़ें ना दिख पाएँ, इसके लिए यहाँ पे एक आड़ की गई है। ये कह सकते हैं एक आड़ की गई है, एक दीवार मिलती है यहाँ पे अंदर। जैसे एंट्रेंस करते घर में एक दीवार मिलती है। इस दीवार से लगे हुए फिर एक आंगन मिलता है, दीवार से लगा हुआ आंगन। दीवार के पीछे फिर क्या है, आंगन बना हुआ है, जो कि कैसा है, कच्ची ईंटों का, कच्ची ईंटों का आंगन बना है। देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए, आप गए घर में, घर के सामने जाते से एक दीवार बनी हुई है, आप दीवार बनी है तो फिर दीवार के इस साइड से जाएंगे या इस साइड से जाएंगे, ठीक है। अंदर जाने के लिए आगे गए तो आगे आपको एक आंगन दिख रहा है। आंगन कैसा है, कच्ची ईंटों का। बस कालीबंगा में क्या है कि पक्की ईंटों का आंगन है। कालीबंगा में ये जो आंगन है ये पक्की ईंटों का, बस इतना याद रखना है। बाकी शेष जगह कच्ची ईंटों का आंगन है। इसी आंगन के तीनों तरफ में, मतलब यहाँ 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 कमरे बने हुए हैं। ये कमरे बने हुए, आंगन के तीनों तरफ कमरे बने हुए हैं। जैसे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं साउथ इंडिया के घरों में, आज के जो ट्रेडिशनल घर हैं वहाँ के। हालांकि ये दीवार नहीं आती, ये कर्टेन नहीं है, आड़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी रहती है। जब हम घर में अंदर जाते हैं तो बड़ा सा आंगन मिलता है और आंगन से लगे हुए कमरे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें आंगन से लगे हुए कमरे मिल रहे हैं। हर घर में एक कुआं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति में यहाँ हर घर में एक कुआं है। कुएं के पास ही एक स्नानागार है, ठीक है। मतलब आप व्यवस्था देखिए, 4-5 हज़ार साल पहले की बात है। ये आंगन है प्रॉपर, उसके बाद में कमरे सबके बने हुए हैं और हर घर में कुआं है। कुएं के पास में स्नानागार है। स्नानागार से ही ड्रेनेज का पानी निकल रहा है, नालियों में जा रहा है। जो सड़क के किनारे नालियाँ बनी हुई हैं, तो ड्रेनेज का पानी नालियों में जा रहा है, स्नानागार से निकल के सड़क पे जा रहा है, ठीक है। कमरों में देखें तो कमरों में सीढ़ियाँ प्राप्त हुई हैं। मतलब जो कमरा है, कमरे में सीढ़ी प्राप्त हुई है ऊपर जाने के लिए। अब ऊपर भी कमरा था, कमरा तो मिला नहीं क्योंकि दब गया, नष्ट हो गई सभ्यता, तो सीढ़ियाँ प्राप्त हुई। तो इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि संभवतः ये कमरे या ये घर 1, 2 या 3 मंजिल का भी हो सकता है। मतलब बहुमंजिला घर भी हुआ करते थे उस समय, ऐसा माना जा सकता है। तो कमरों में क्या मिली है, सीढ़ियाँ मिली हैं। तो ये पूरा घर का नक्शा हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। कैसे, पहले मुख्य सड़क से गली में गए। सिर्फ लोथल ऐसा था कि जहाँ मुख्य सड़क से अंदर जा सकते थे, ठीक है। मुख्य सड़क से गली में गए अंदर तो एक दीवार मिलती है, आड़ मिलती है एक। इसके दाएं या बाएं से होकर हम जाते हैं तो आंगन मिलता है, कच्ची ईंटों से बना हुआ।
सिर्फ कालीबंगा में पक्की ईंटें मिली हैं। उसके बाद हमें पूरे कमरे मिलते हैं, हर घर में एक कुआं है पानी निकालने के लिए, नहाने धोने की व्यवस्था, स्नानागार है और ड्रेनेज के लिए बाहर नाली गई है। ठीक है, कमरे मिलते हैं, कमरों में सीढ़ियाँ मिलती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद 1, 2 या 3 मंजिल कमरे वो रहे होंगे। तो ऐसे कुछ घर हुआ करते थे हड़प्पा समय में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब डीप पढ़ रहे हैं क्या हम, कि इतनी ये पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपको किसी परीक्षा में लिखने के लिए या फिर ऐसे भी आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में लिखिए या बताइए, तो आप कम से कम 40-50 शब्दों में कम से कम एक पैराग्राफ तो लिख सकें। इसलिए आपको ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है कि कैसे नगर थे, ग्रिड पद्धति क्या थी, जाल कैसा था, मुख्य सड़क क्या थी, अन्य सड़कें कैसी थीं, गलियां कहाँ गई थीं, इसके अलावा घर देखते हैं तो घर कैसे थे। तो ये सारी जानकारी आपको होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। नगर नियोजन इतना ही है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा है नहीं है। आगे देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये मैं सोच ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। पहले सोचा था कि धार्मिक और सामाजिक पक्ष के साथ में इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, छोटा है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐसी ही तो चल नहीं रही होगी, कोई ना कोई एक केंद्रीकृत पावर, एक शक्ति तो रही होगी जो इसको रन करती होगी, जो सबकी व्यवस्थाएं देखती होंगी, कर किससे लेना है, कहाँ कौन से लोग रह रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, सफाई की, सड़क की, प्रकाश की, नालियों की, सबकी व्यवस्था देखती होगी। तो कोई ना कोई तो यहाँ पे राज करता हो, राजनीतिक कुछ ना कुछ तो इसके चरण रहे होंगे। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि लिपि हम पढ़ ही नहीं पाए। लिपि अगर पढ़ लेते सिंधुकालीन सभ्यता की तो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती। आगे के हम पढ़ेंगे ना, धार्मिक और आर्थिक पक्ष, वो भी क्लियर हो जाते। लेकिन सारी फिल्म यहीं आके अटक जाती है कि लिपि नहीं पढ़ पाए। लिपि नहीं पढ़ पाए तो उनकी क्या सोच थी, क्या सोचते थे, कुछ पता नहीं है, सिर्फ अंदाजा मात्र लगा पाते हैं इतिहासकार। तो इसको लेकर, राजनीतिक पक्ष को लेकर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को पुरोहित वर्ग चलाता था, पुरोहित वर्ग चलाता था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पश्चिमी टीला था, जो अपेक्षाकृत ऊंचा है, वहाँ पुरोहित लोग रहते थे। मैंने बताया था एलाइट वर्ग रहता है यहाँ पे, पुरोहित लोग रहते थे, ये संरक्षित था। तो उनका कहना यह था कि यही लोग उसको चलाते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। उनका कहना यह है कि हड़प्पा संस्कृति को पुरोहित वर्ग नहीं चलाते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा पूरी सिंधुकालीन पूरी सभ्यता में एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी मंदिर नहीं मिला है। जबकि इसके जो समानांतर चल रही है मेसोपोटामिया में, वहाँ पे मंदिर मिलते हैं, इजिप्ट में देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन सिंधु सभ्यता में मंदिर देखने को नहीं मिला है। मतलब अगर मंदिर नहीं है तो पुरोहित का काम क्या है? देखिए, पूजा होती थी, पूजा, अग्निकुंड मिले हैं तो हवन, ये सब होता था। उनकी यहाँ के नगरवासियों की शक्ति में आस्था थी, पूजा पाठ में आस्था थी, लेकिन मंदिर नहीं थे। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित वर्ग थे, उनका काम था पूजा पाठ करना, हवन करना, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करते थे इस पूरी संस्कृति को। मतलब पुरोहित शासन नहीं करते थे। अगर ऐसा होता तो जगह जगह पे मंदिर के प्रमाण मिलते, क्योंकि पुरोहितों को क्या है, उनका पीठ, उनका घर तो मंदिर ही होता है एक तरीके से। वहाँ लोग आते, वहाँ से भी उनकी चढ़ावा चढ़ता है, या फिर जैसा आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग अंदाज़ा लगा लें, ज़्यादा उसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कई इतिहासकार बोलते हैं कि पुरोहित वर्ग शासन नहीं करता था, तो फिर कौन शासन करता था? उनका कहना है कि वणिक वर्ग, वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग शासन करता था। क्योंकि पूरी सभ्यता में जो व्यापार है उसको बहुत महत्व दिया गया है। व्यापार अच्छा होगा जब करेंसी आएगी, जब उत्पादन ज़्यादा होगा, तभी तो हम बाहर से हमारा व्यापार बढ़ेगा, बाहर देशों से हमारी करेंसी बढ़ेगी, तभी तो सारी चीज़ें होंगी, सड़कें बनेंगी, साफ़ सफाई होगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी और नगर समृद्ध होंगे, तभी तो होंगे। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वणिक वर्ग का शासन था यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लेके विभिन्न मत हैं। स्थिति अभी क्लियर नहीं किसका शासन था, क्योंकि हम लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर फैक्ट और है
कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो पूरी वो थी सैंधवकालीन सभ्यता थी, एक बार इसको ऐसे बना के देख लेते हैं। क्योंकि राजनीतिक की बात आई है तो थोड़ा क्षेत्र में देख लेते हैं। जैसे यहाँ से मांडा से देख लें, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतका गेंडोर, तो ये देख लें पूरी, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का, इतिहासकारों का ये मानना है कि जो पूरी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी ये विभिन्न प्रांतों में बटी हुई थी, प्रांतों में बटी थी, जिसकी अपनी अलग अलग राजधानियाँ थीं। देखिए फिर बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म बात नहीं है क्योंकि कुछ अता पता नहीं है, लिपि वगैरह नहीं पढ़ी गई है। तो प्रांतों में बटी थी। उनने फिर तर्क आगे ये देते हैं वो कि जैसे सिंध प्रांत हो गया, ठीक है, तो सिंध प्रांत में, यहाँ पर सिंध प्रांत में उनकी राजधानी हो गई मोहनजोदड़ो। यहाँ का पंजाब प्रांत अलग हो गया, वो उसके जो नगर थे उस समय पे उसकी हड़प्पा हो गई थी, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर। फिर यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पे लोथल में गुजरात में प्रांत में बहुत सारे स्थल रहे होंगे, तो वहाँ की राजधानी लोथल हो गई थी। तो ऐसा तर्क दिया है। अब इस तर्क के पीछे कारण ये है कि विद्वान को ये कहना है कि जब ये सभ्यता समाप्त हो गई तो प्रथम शताब्दी के आसपास में जब महाजनपदों का उदय होता है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये लोग बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और ये महाजनपद वाले ज़मीन से हो गया है, ठीक है, इसकी परवर्ती ही संस्कृति है महाजनपद वाली भी, प्रथम शताब्दी वाली। तो उनका ये कहना है कि जब महाजनपद की जो व्यवस्था थी, महाजनपद भी तो 16 प्रांतों में बटी हुई थी, 16 जनपदों में बटी हुई थी। ये महाजनपद भी 16 में बटे हुए थे, इनकी भी अलग अलग राजधानी थी। तो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता में भी प्रांत बटे हों अलग अलग, उनकी अलग अलग राजधानी हो, जिनको वणिक वर्ग शासित किया करता था, ठीक है। तो नगर नियोजन हमने देख लिया, थोड़ा उसका राजनीतिक पक्ष भी देख लिया कि वहाँ पुरोहितों का शासन था या फिर वणिक या व्यापारी वर्ग का, और थोड़ा इसका क्षेत्र वाइज भी देख लिया कि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग राजधानियाँ थीं, जिसके तर्क में महाजनपदों की बात कही जाती है कि वो भी 16 जनपदों में बटा हुआ था और उसकी भी पृथक पृथक राजधानियाँ थी। तो ये हमारा नगर नियोजन और राजनीतिक पक्ष ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे धार्मिक और सामाजिक पक्ष, और इसी में देख लेंगे आर्थिक पक्ष भी, ठीक है। अब 1-2 वीडियो और बचे हैं बस, फिर आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, सिंधु घाटी खत्म हो जाएगी। तो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक देख लेंगे एक ही वीडियो में, और अगर संभव हुआ तो उसी में या फिर अगले वीडियो में उसके पतन के कारण देख लेंगे। बस ये आपके 1-2 वीडियो में सिंधु घाटी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप लोग कहें तो एक वीडियो इसके प्रश्न उत्तर के लिए भी बना सकते हैं, एक वीडियो ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से 30-40 प्रश्नों का समावेश कर लेंगे, जो कि जितना भी अभी तक पढ़ा है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग को ठीक लगे तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो नगर नियोजन और राजनीतिक पक्ष हमने पढ़ लिया, बाकी ये कल पढ़ेंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।